आज हम जानेंगे जितने भी द हिंदू का करंट अफेयर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक करके उसको हम बारी से देखेंगे। पहला है रिटेल इन्फ्लेशन एट 3 मंथ हाई ऑफ 1.33 इन दिसंबर, यानी दिसंबर में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो क्या हुआ है, हाई रहा है। प्रीवियस ईयर में क्या रहा है उसको भी देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2024 को दिखाया गया कि 5.55 था और अप्रैल 25 में देख सकते हैं उससे कम ही था, यानी 4 पॉइंट के आसपास कोई था, लेकिन दिसंबर में ये रहा। तो ये इसके पीछे क्या है ये सब ध्यान में हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, खुदरा महंगाई सीपीआई आधारित उपभोक्ताओं के द्वारा चुकाई गई कीमतों में परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, कि जो हमारे खुदरा उपभोक्ता हैं वो कितना अपना कीमतों को चुकता कर रहे हैं और कितना अपना खर्च कर रहे हैं। अब हाईलाइट में देखेंगे तो इसको हम रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे तो 1.33% है, यानी 3 मंथ हाई बट वेरी लो, यानी 3 मंथ हाई रहा लेकिन दिसंबर में बहुत कम रहा है। आरबीआई कंफर्ट जोन है 2 से लेकर 6% में, यानी आरबीआई 2 से 6% ऊपर नहीं जाने देगी, इससे अभी बहुत कम ही है। आरबीआई का टारगेट है कि 4% इसको क्या करना है, ले जा सकते हैं। और महंगाई आरबीआई के निचले स्तर 2% से भी कम रहा, जो कि एक बहुत अच्छा है हमारे लिए। देखिए वाई इन्फ्लेशन इज लो, अब एक क्यों महंगाई इतना कम रहा है, इसका मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है उसको देखेंगे। देखिए ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन इन प्राइसेस अक्रॉस सेक्टर। देखिए जो प्राइस अक्रॉस सेक्टर है ना, ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन हुआ है और हाई बेस इफेक्ट हुआ है, यानी सभी क्षेत्रों में कीमतों में गिरावट और बेस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला है, इसलिए ऐसा सिचुएशन आया है। अब बेस इफेक्ट क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखिए इफ इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई लास्ट ईयर, करेंट इन्फ्लेशन लुक्स आर्टिफिशियली लो इवन ऑफ इस प्राइस हैव नॉट फैलन मच, यानी कहने का मतलब कि कोई जो इन्फ्लेशन वेरी हाई रहता है लास्ट ईयर और करेंट इन्फ्लेशन लुक लाइक आर्टिफिशियली लो, यानी कि बहुत ही लो दिखता है, मतलब बिना कुछ किए हुए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेस इफेक्ट, यानी कि पिछले वर्ष में कीमतों में बहुत अधिक थी तो इस वर्ष महंगाई दर कम दिखाई देती है, ये बेस इफेक्ट है। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन में दिसंबर 24 में हमारा 7.7% था और दिसंबर 25 में -1.85 था, जो कि बहुत देखने को कम मिला है। अब सेक्टर वाइज इन्फ्लेशन देखेंगे तो हमारा जो फूड और बेवरेज में है तो 1.85% है, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर में 1.44%, हाउसिंग में 2.86%, फ्यूल लाइट में 1.97% और पेन तंबाकू में 2.96%। ये सब आप देख सकते हैं, डाटा है। अब देखिए फूड प्राइस फेल बट मीट ऑयल फ्रूट स्टिल कॉस्टली, यानी अपने जो फूड प्राइस देखा है उसका क्या है, कम है, बट जो मीट हो गए, ऑयल हो गए, फ्रूट हो गए, हमेशा क्या है, तेल आपको महंगे देखने को मिले होंगे। अब कोर इन्फ्लेशन क्या है, हाई इम्पोर्टली। कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, जो सीपीआई एक्सक्लूसिंग फूड फ्यूल लाइट, इसको क्या बोला जाता है, कोर इन्फ्लेशन। किसी भी राष्ट्र के लिए एक कोर इन्फ्लेशन का कारण बनता है। मैं दिसंबर 25 में 4.8% था, जो कि 28 मंथ हाई रहा है। पहले रीजन है कि राइज इन प्रीशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि ये जो प्रीशियस मेटल में जो क्या रहा था इनका प्राइस बढ़ गया है। कोर सीपीआई एग्जीक्यूटिंग गोल्ड सिल्वर 2.4% अनचेंज, और जो गोल्ड सिल्वर का प्राइस में आप लोग देखेंगे कि कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, उनका जो रेट है वो हाई ही रहा है। छिपा हुआ मुद्रास्फीति दबाव मौजूद है, यानी कि जो मुद्रास्फीति का दबाव है वो अभी भी क्या है, मौजूद है। अब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस फॉर आरबीआई रेट कट और अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी होगा। लो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब नहीं होगा लो कोर इन्फ्लेशन के, और प्रीशियस मेटल कैन डिस्टॉर्ट इन्फ्लेशन ट्रेंड। और जो प्रीशियस मेटल हैं वो इन्फ्लेशन में कोई प्रभाव अपना नहीं दिखा रहे हैं। अब इससे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन चुका है, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, तो देख ही सकते हैं, सीपीआई एग्जीक्यूटिव फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट।
यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन बना है, लो इन्फ्लेशन डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट। तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपका मिल रहा है, ठीक है। अब आप इसको माइंड मैप में देख सकते हैं। अगला है हमारा इंडिया जर्मनी एग्री टू शोर ऑफ डिफेंस कॉरपोरेशन। देखिए इंडिया और जर्मनी ने, जो जर्मनी के चांसलर आए हैं, दोनों ने कोर इन्फ्लेशन अपना डिफेंस एग्रीमेंट क्या कर लिया है, इस पर हम देखेंगे। यानी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आए हैं, जो फर्स्ट एशिया विजिट आफ्टर अजमिंग ऑफिस मई 2025 से में यह शपथ ग्रहण किया और फर्स्ट बार ये आए। इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी भी थे और प्लेस थे न्यू दिल्ली अहमदाबाद, ठीक है। न्यू दिल्ली में भी आए और अहमदाबाद में भी ये गए। इसका प्रमुख निष्कर्ष यही है कि एग्रीमेंट साइन किया गया है स्ट्रेट और बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के लिए, फोकस ऑन डिफेंस ट्रेड, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, ठीक है। अब लॉन्च ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉर इंडो पैसिफिक कॉरपोरेशन। अब इसको लेकर इंडो पैसिफिक कॉरपोरेशन जो है वो ध्यान में रखा गया है, जो सेवरल एमयू एंड ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। द्विपक्षीय, हिंदी में भी देख सकते हैं कि द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौता किया गया है कि दोनों देश का जो रक्षा समझौता है क्या है बहुत आगे जाए, और सह विकास यानी को डेवलपमेंट और सह उत्पादन को प्रोडक्शन पर भी जोर दिया गया है कि दोनों साथ में मिलकर विकास करें और प्रोडक्शन भी करें। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए परामर्श तंत्र भी बनाया गया है। कई समझौते, ज्ञापन, एमओयू और संयुक्त घोषणाएं भी की गई है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि हाल ही में जर्मनी के चांसलर आए तो ऐसे कौन कौन से एमओयू साइन हुआ। तो पहला है हमारा डिफेंस इंडस्ट्री में स्किल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, यानी जर्मनी में भारत से जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसको क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, हाई एजुकेशन के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। तो ये 4 गो क्षेत्र हैं आपका जो मेन रूप से इसमें कवर किए गए हैं। अब रणनीतिक महत्व क्या है इसका कि इनहेंस इंडिया डिफेंस सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर भारत को, इंडिया को मतलब इसमें बल मिलेगा, स्ट्रेंथ इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी और रिफ्लेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू, दोनों आपस में दिखाएंगे, ठीक है। यानी वही हिंदी में भी है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का एक कोट है, ग्रोइंग डिफेंस कॉर्पोरेशन इज ए सिंबल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर विजन। इस कोट को आप यूज कर सकते हैं। देखिए इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है आपका, इंडिया एंड जर्मनी डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, को प्रोडक्शन, प्रीलिम्स जो पैटर्न है उसके डेवलपमेंट पर। और यूपीएससी मेन टाइप 2025 में भी क्वेश्चन बना है आपका, ठीक है। इंडिया जर्मनी डिफेंस कॉर्पोरेशन रिफ्लेक्ट, ये देख सकते हैं स्टेट पीसीएस, पीपीएससी, यूपीसीए, ये सब क्वेश्चन इससे प्रमुख बन सकते हैं क्योंकि हाईलाइटेड टॉपिक है। अब देखिएगा क्रिटिकल थिंकिंग इज जेन्यू सोल इंस्पायर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन प्रधान, यानी संदीप प्रधान जो हमारे हैं वो, उन्होंने जेन्यू के बारे में बोला है कि क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए जेन्यू में। अब देखेंगे कि जेन्यू कन्वेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। इसका मुख्य थीम है कि क्रिटिकल थिंकिंग यूनिवर्सिटी कल्चर को बढ़ावा मिले। क्रिटिकल थिंकिंग इज द सोल ऑफ जेन्यू, यानी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, सोल ऑफ जेन्यू है। धर्मेंद्र प्रधान इसको बोले हैं। जेन्यू प्रमोट कर रहा है इसको, एजुकेशन कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज कर रहा है, कल्चर एक्सप्रेशन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर संवैधानिक संबंध बताया गया है कि आर्टिकल 51A के तहत जो हमारा है साइंटिफिक टेम्परेचर ह्यूमन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और माने कि मनुष्य का जो हम लोगों का ह्यूमनिज्म है, स्पिरिट है, उसके तहत हम लोग का ध्यान में देना है सभी चीज। यूनिवर्सिटी एज ए सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी यूनिवर्सिटी क्या है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है, वहाँ पे हमारा जो कर्तव्य है उसको सही से निर्वहन होना चाहिए। सोशल जस्टिस में, इंक्लूसिव में, रिड्यूस इनक्वालिटी में, तो जो इस यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे सभी चीज़ें क्या होता है,
इसमें रोल निभाता है कि सोशल जस्टिस हो, इंक्लूसिविटी हो और रिड्यूसिंग इनक्वालिटी हो। देखिए डायरेक्ट रेलिवेंस फॉर जीएस पेपर सेकेंड एंड फोर्थ के लिए डायरेक्ट है। अब हम थोड़ा सा इससे लिंक करके देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। देखिए इसमें जो 2020 का एनईपी है ना, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया गया है और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग और डिस्कशन बेस्ड एजुकेशन ये होना चाहिए। ठीक है, मैनी एनपी आइडिया ऑलरेडी प्रैक्टिस इन जेनेवी, और एनईपी का बहुत सारा जो आइडिया है प्रैक्टिस किए जा रहे हैं जेनेवी में। अब देखिए इसमें जो करेंट अफेयर्स और पॉलिटी एंगल को इन्वॉल्व करेंगे, तो पुलिस कंप्लेन अगेंस्ट स्टूडेंट फॉर स्लोगन, यानी पुलिस ने कंप्लेन किया स्टूडेंट के लिए स्लोगन के लिए स्टूडेंट पर। इशू इसमें इन्वॉल्व ये हुआ कि फ्रीडम एक्सप्रेशन का, कैंपस डेमोक्रेसी का और लॉ एंड ऑर्डर और डिसेंट, ये तीनों चीज़ें इशू इन्वॉल्व हो गई इसमें। इम्पोर्टेंट फॉर इसे इथिक पॉलिटी आंसर के लिए आप इसको जोड़ कर देख सकते हैं। अब वही है आपका, ठीक है। तो हम लीडरशिप मौलिक कंट्रीब्यूटर है, नोटेबल जेन्युइन अलुमनी है, प्रकाश करत सीपीआई, सीताराम येचुरी, निर्मला सीताराम फाइनेंस मिनिस्टर, ए जयशंकर, वही सब क्या है हमारा तो वे आप लोग देख ही सकते हैं। अब इससे प्रीवियस ईयर हमारा क्वेश्चन भी बना है। ठीक है, 2019 में भी, 2020 में रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग इथिकल वैल्यू। ठीक है, बीपीएससी मेंस 22 में भी बना है। अब हम देखेंगे फिक्स रेकरिंग इशू कॉजिंग डस्ट ऑन रोड्स, यूनियन मिनिस्टर टेल दिल्ली गवर्नमेंट, यानी यूनियन मिनिस्टर टेल दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है कि फिक्स रेकरिंग लगाया जाए इशू कॉजिंग डस्ट ऑन रोड। तो इससे क्या रिलेटेड है उसको हम देखेंगे। अब ये हमारे इन्वायरमेंट गवर्नेंस करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर फेसेस सेवरल एयर पोल्यूशन मेजर्स इंक्लूड, इसमें रोड डस्ट है, व्हीकल इमिशन है, ट्रैफिक कंजेशन है। यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने बोला है कि रिव्यू मीटिंग विद दिल्ली गवर्नमेंट, सीएम रेखा गुप्ता, जो भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने बोला है कि हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं विद दिल्ली गवर्नमेंट सीएम रेखा गुप्ता के साथ। इसमें प्रमुख समस्याएं क्या है कि रोड डस्ट पोल्यूशन हो रहा है, पुअर रोड मेंटेन किया जा रहा है, मैनुअल स्वीपिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है। दूसरा है कि व्हीकल पोल्यूशन है, जो ट्रैफिक कंजेशन 862 हॉटस्पॉट बना है। ओल्ड एंड पोल्यूटिंग व्हीकल जो है उसका भी एक मुख्य कारण है। पीक हावर ट्रैफिक प्रेशर, और जो घंटों घंटों का ट्रैफिक प्रेशर, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद है प्रोस्पोड मेजर, यानी प्रस्तावित उपाय क्या है कि रोड एंड डस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म, रोड स्वीपिंग होगा, साइंटिफिक रोड मेंटेनेंस में दिक्कत आ रहा है, फिक्स रेकरिंग रोड करना चाहिए जिससे क्या हो डस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम लाया जाए। एक्शन 862 कंजेशन हॉटस्पॉट, जो 62 हमारा कंजेशन हॉटस्पॉट है दिल्ली में, उसको उस एक्शन लिया जाए। स्टेग्ड किया जाए ऑफिस टाइम को, और स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट को भी लाया जाए। अब व्हीकल इमिशन में देखेंगे तो हमारा जो ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन है उसको ध्यान में रखा जाए। स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट पोल्यूशन व्हीकल को भी लाया जाए, और यूनिफॉर्म व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन एनसीआर, इसको भी लागू किया जाए। बॉर्डर एंट्री चेक किया जाए। और ग्रीन मोबिलिटी क्या हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोट करें। एक्सपेंशन ऑफ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो अगर देखिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमको बढ़ाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज ही नहीं होगा तो समस्या तो आएगी, कोई खरीदेगा ही नहीं जल्दी। और जो इकोनॉमिक टूल है कंजेशन चार्ज डिस्कशन, इसको भी सब करना चाहिए आपको। ठीक है, और के टर्म ऑफ रिमेंबर, यानी रोड डस्ट, ये नहीं आपको याद करने वाला है। तो अब देखिए इससे 2020 में क्वेश्चन बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू अर्बन एयर पोल्यूशन इन इंडिया। एक नंबर है रोड डस्ट, बी नंबर है व्हीकल इमिशन, सी नंबर है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो कौन हो जाएगा आंसर, ए बी सी। ठीक है, यूपीएससी मेंस में भी बन चुका है इससे 2019 में। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि आप एग्जाम से हम लोग जुड़ते हुए पढ़ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए 1 किलोमीटर बिल इन 25 ईयर हाइक
आस्क कर्नाटका टू स्क्रैप बीओएमसी प्रोजेक्ट, यानी 25 साल में 1 किलोमीटर बना गया है। जो बीएमआईसी प्रोजेक्ट है, इसको हाई कोर्ट ने बोला है कि क्या कीजिए, आपको स्क्रैप कीजिए, इसको खत्म कीजिए। यानी बीएमएससी प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी 1995 में। इसका उद्देश्य था कि बेंगलुरु से मैसूर तक एक्सप्रेसवे 111 किलोमीटर बनाया जाए और 5 टाउनशिप बनाकर बेंगलुरु की भीड़ को कम किया जाए। ठीक है, यही इसका मेन रीजन था। लेकिन अब इशू क्या आया है कि 25 वर्ष में केवल 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। अब ध्यान दे सकते हैं कि कितना संवेदनशील समस्या है। एक भी टाउनशिप विकसित नहीं हुआ है। परियोजना से नागरिकों को लाभ नहीं मिला है, पर्यावरण को नुकसान हुआ है, भूमि अधिग्रहण का विवाद बहुत देखने को मिला है। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन का है कि बीएमआईसी प्रोजेक्ट को स्क्रैप किया जाए, रद्द का आदेश दिया है। कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां है कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरी तरह से विफल रहा, पुराने प्रोजेक्ट को जीवित रखना का निरर्थक है और फ्रेश एवं न्यू प्रोजेक्ट लाने की आवश्यकता है। देखिए, प्रोजेक्ट टेक्निकल रिपोर्ट 1995 की सुंदर अवधारणा नागरिकों और पर्यावरण की कीमत पर नष्ट हो गई है। अब 1995 में लगाया था, लेकिन अभी तक तैयार नहीं। आप समझ सकते हैं 111 किलोमीटर है, कौन ज़्यादा है। अभी आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में वो सब बताया गया है कि याद रख सकते हैं। 2 मिनट मेमोरी ट्रिगर 1995 में बीएमआई से प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसका 111 किलोमीटर प्रोजेक्ट था। 1 किलोमीटर बिल्ड किया गया है। 25 साल में हाई कोर्ट स्क्रैप ऑर्डर मिला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे बन चुका है। रोल ऑफ जुडिशरी इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका लड़ रहा है। आप सभी चीजें को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, वही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन ए फर्स्ट राजस्थान पंचायत गेस्ट सर्टिफाइड फॉर गोइंग फुली ऑर्गेनिक, यानी राजस्थान में एक फर्स्ट पंचायत बन गया है जो पूरी तरह से क्या है, ऑर्गेनिक कृषि कर रहा है। इस पर हम रिलेटेड देखेंगे। देखिए, बामन मास कनकर पंचायत जो कठपुतली बेहरर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है, ये फर्स्ट पंचायत बन गया है पूरे राजस्थान में, जिसको पूरी तरह से ऑर्गेनिक कवर 7 दिया गया है। फोकस किया गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सोयल हेल्थ, ग्राउंड वाटर, पब्लिक हेल्थ पर। अब हिंदी में भी देख सकते हैं, बामन वास कांकर पंचायत जो कठपुतली बहरोड जिला स्थान राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत बन चुका है। 7 ढाइयों टोले शामिल किए गए हैं। लक्ष्य है टिकाऊ कृषि, मृदा संरक्षण, भूजल और जन्म स्थान और जन स्वास्थ्य। प्रमुख पहल क्या है, कंप्लीट बैन ऑन केमिकल पेस्टिसाइड एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यानी पूरी तरह से जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट किया गया है। कम्युनिटी प्लेज अगेंस्ट केमिकल फार्मिंग 2 जनवरी। और सपोर्ट फ्रॉम कोफेड यानी कोफेरेन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटी, इसने क्या किया है, इससे सपोर्ट मिला है, जो कि ये सभी संभव हो पाया है। यानी कि आप हिंदी में भी देख सकते हैं, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का पूर्ण त्याग किया गया है। पशुपालन में जैविक और स्वस्थ अनुकूलन पद्धति अपनाया गया है। 2 जनवरी को रासायनिक कृषि के विरुद्ध सामूहिक शपथ लिया गया सभी ने। ठीक है, कॉफ द्वारा तकनीकी और संस्थागत सहयोग भी मिला है। परिवर्तन के कारण क्या है कि सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसलिए लोगों ने सोचा कि हमको ऐसा कदम उठाना चाहिए। फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ केमिकल इनपुट, आज जो केमिकल इनपुट है उसका राइजिंग हो रहा है, वो बढ़ रहा है उसका दाम। हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू केमिकल, और हेल्थ समस्या आ रहा है केमिकल की वजह से। ठीक है, मृदा के ऊपर में कमी आ रहा है, भूजल स्तर में, यानी वही समस्या है। उपलब्धियां क्या है कि इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एवं बायोडाइवर्सिटी। ऑर्गेनिक खेती करने से सॉइल का फर्टिलिटी और बायोडाइवर्सिटी का क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बेटर लाइव स्टॉक हेल्थ एंड सफर डायरी प्रोडक्ट, और हेल्थ और सफर डायरी प्रोडक्ट में देखने को मिला है कि ये लोग बेटर किए हैं। एक्सेस टू प्रीमियर ऑर्गेनिक मार्केट, और प्रीमियर ऑर्गेनिक मार्केट जो है उसमें एक्सेस मिल गया है। रिड्यूस इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो भी कम हुआ है। कम्युनिटी लीड सस्टेनेबल मॉडल को भी लोग अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और शासन के महत्व यानी ग्रास रूट्स ड्राइवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया गया। मॉडल फॉर क्लाइमेट रेजिस्ट एग्रीकल्चर किया गया।
स्ट्रेंथ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को भी लाया गया है। अलाइंग विथ एसटीजी 1213 ये सब लगे हैं। ठीक है, अभी आपको आंसर में जोड़कर लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया हमारा, व्हाट आर द मेजर चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, हाउ कैन दे बी एड्रेस। तो आप एग्जाम्पल में इसको डाल सकते हैं कि बामन मास कांकर एज ए सक्सेसफुल कम्युनिटी लीड सोल्यूशन। ठीक है, पूरी समस्या को इनको इसमें डाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्या क्या समस्या है इसमें, कौन कौन सहयोग किया, इससे बहुत क्वेश्चन बना है। अब हम देखेंगे टीसीए थर्ड क्वार्टर नेट प्रॉफिट डिक्लाइन 14% से 10,700 करोड़, यानी 14% से इनका गिर कर आ गया है। टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है उसका नेट प्रॉफिट, तो ये देखेंगे हम, हमारे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए कंपनी का परिचय देंगे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड टीसीएस है इंडिया का लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी में इसको गिना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और सीईओ एमडी हैं के कृतिवासन। फाइनेंशियल हाईलाइट देखेंगे तो फाइनेंशियल 2026 से दिसंबर 31 तक 25 में नेट प्रॉफिट इनका 10,700 करोड़ था, जो डिक्लाइन होकर 14% पे आके गिर गया है। रिवेन्यू हो रहा है इनका कितना 67,087 करोड़ से क्या हुआ है 5% बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ है 25.2%, नेट मार्जिन हुआ है 20%, 40 बीपीएस से क्वार्टर से बढ़ा है, यानी शुद्ध लाभ इनका जो मिला है 10,720 करोड़। वार्षिक गिरावट देखने को मिला है 14%, यानी जितना कमा रहे थे उसमें से 14% गिर गया। राजस्व इनका है पूरा 67,087 करोड़, जो 5% का वृद्धि देखने को मिला है। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 25.2% है, नेट मार्जिन 20% है। ठीक है, और प्रॉफिट डिक्लाइन का मेन रीजन क्या है, यानी इनका प्रॉफिट लाभ घटने के कारण क्या है, न्यू लेबर कोड इम्पैक्ट हुआ है, जो कि इनको 2,000 करोड़ लगभग घटा गया है। लीगल क्लेम प्रोविजन जो 1,000 करोड़ ले गया है। एम्प्लॉय टर्मिनेशन ये भी ले गया है 253 करोड़। ये सभी सिचुएशन देखने को मिला है। अब रोजगार स्थिति क्या है कि एम्प्लॉय लेड ऑफ क्वार्टर 18 से दिया है, ले ऑफ कंटिन्यू इन क्वार्टर 4 में हुआ है। टोटल हेड काउंट इनमें किया गया है, तो आप देखिएगा कि आपका टोटल है 5,82,161, जो एट्रिशन रेट है 12 मंथ में 13.5, यानी कॉर्पोरेशन इमिग्रेंट फॉर ले अप, यानी अच्छा खासा जॉब भी अपना देता है। और लाभांश क्या है कि टोटल डिवाइड 57% शेयर है, जो स्पेशल डिवाइड में 46%। ये डाटा उतना ध्यान में नहीं रहना है। ठीक है, अब देखिए एआई की रणनीति वो आपको देख सकते हैं। एआई सेवाओं से वार्षिक राजस्व इनका 1.8 बिलियन है, तिमाही वृद्धि 17 पॉइंट से बढ़ते हुए देखने को मिला है। विश्व की सबसे बड़ी एआई आधारित आईटी कंपनी बन गई है ये। तो ठीक है, सेक्टर रीजनल परफॉर्मेंस यानी सिलेक्टिव सेक्टर जैसे बीएफएसआई में 1.6%, मैन्युफैक्चरिंग में 1.7%, कंज्यूमर बिजनेस में 2.7% से गिरावट देखने को मिला है। कम्युनिकेशन मीडिया में 1.6% से गिरावट देखने को मिला है। रीजन वाइज देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में 1.3%, यूके में 3.2%, इंडिया में 34% से गिरा है, और एशिया पैसिफिक में 3.1%। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो इससे पूछ चुका है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आईटी कंपनी, यानी ये सभी समस्याओं को हम लिख सकते हैं। लेबर कोड, बहुत सारा लेबर लॉ फॉर रिफॉर्म, लीगल प्रोविजन, एम्प्लॉय एट्रिएशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। प्रीलियम से आपका 2022 में क्वेश्चन बना है। अब डिस्कस हाउ लेबर रिफॉर्म एंड ऑटोमेशन इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया आईटी सेक्टर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, सब क्वेश्चन आपका है। अगला है सेंटर स्टेप इन एज टू निफा केसेस डिटेक्ट इन बंगाल। निफा केसेस वायरस से रिलेटेड 2 केस इम्पैक्ट यानी पहचाना गया है बंगाल में। अब वो क्या है, निफा वायरस केस इन वेस्ट बंगाल। देखेंगे कि समाचार संक्षेप में तो वही निफा वायरस कल्याणी जो है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना बरसात में निपा वायरस के 2 मामले मिले हैं, जो 2 मरीज स्वास्थ्यकर्मी हैं और एम्स कल्याणी में इलाजरत हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संयुक्त रोग प्रतिक्रिया टीम तैनात कर दी है। अब निपा वायरस है क्या, देखिए जेनेटिक डिजीज है, यानी एनिमल से ह्यूमन में जाता है, ये बात ध्यान में रखिए।
नेचुरल हॉट स्पॉट जो बना है फ्रूट बैट्स बना है, ठीक है। और हाई मोर्टेलिटी रेट है इसमें, यानी मरने का चांस बहुत ज़्यादा है इसमें। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, यानी एक मानव से दूसरे आदमी में आसानी से जा सकता है। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं संक्रमण कैसे फैलता है, जैसे बैट सलाइवा से, यानी चमगादड़ के लार से, यूराइन ऑन फ्रूट, अगर कोई फल को मूत दे रही है और उसको हम लोग खा जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी। कंजम्पशन ऑफ रॉ डेड पाम साप, यानी जो हम लोग रॉ डेड पाम साप खाते हैं उससे भी। इन्फेक्टेड पिग्स, कोई पिग से, ठीक है, उसके वजह से भी। क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्शन पर्सन, और हम लोग क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं इन्फेक्शन पर्सन को, इस पर भी हो सकता है। उसमें आयन काल, यानी 4 से 14 दिन में इसमें क्या देखा जा सकता है, सिचुएशन हाई रहता है, यानी प्राइमरी जो सेकेंडरी कांटेक्ट की पहचान की जरूरी है। जैसे कोरोना वायरस में हो रहा था सेम, वैसे भी इसमें भी है। गवर्नमेंट का प्रतिक्रिया है कि नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम डिप्लॉय कर दिया गया है। फियोक यानी एनसीडीसी दिल्ली एक्टिवेट हो गई है। सेंट्रल गाइडलाइन शेयर विथ आईडीसीएपी हो गया है। हेल्पलाइन नंबर भी इशू कर दिया गया है। तो ये सब लिया गया है। हमको देखना है महत्वपूर्ण संस्थान जो इसमें लगी हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडी, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम आईडीएसपी, और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पीएचईओसी, ये तीनों लग गए हैं। विशेषज्ञ की राय क्या है कि रूट मैप जारी करना जरूरी है। कच्चे खजूर के रस से परहेज करें, जो खजूर है ना कच्चे, उनसे परहेज करें। उबला रस और गुड़ सुरक्षित है, ठीक है। प्रीवियस से क्वेश्चन बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो एपोला, निफा, जाइका, ऑल ऑफ द। तो इसमें क्या हो जाएगा, निफा भी आ जाएगा, एबोला भी आ जाएगा, जाइका भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।